हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर से आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज अपने डेट की टारगेट देखेंगे कि आज हमें साइंस में कौन कौन सा चैप्टर करना है। तो आज हमारा डे है 16 फेब है आज। तो 16 फेब को मैं आपके लिए आया हूँ कि 16 फेब को हमें कौन कौन सा चैप्टर साइंस के करने चाहिए। तो 16 फेब को हमने सबसे पहले मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर करनी है। फिर उसके बाद आगे हम जब आप आएंगे तो ह्यूमन आई चैप्टर हमें कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो 16 फेब को ये दो चैप्टर और एक हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, दो चैप्टर हमारे ऑलरेडी हमने कल कंप्लीट कर चुके हैं। कल हमने दो चैप्टर आवर इन्वायरमेंट हमारा हो गया है, आवर इन्वायरमेंट हमने कर लिया कल, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हमारा हो गया। दो चैप्टर हमने कर लिए। आज हमने तीन चैप्टर करने हैं, एक ह्यूमन आई, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और एक मेटल एंड नॉन मेटल। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बताने आ रहा हूँ कि हमें एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें देख के जरूर जानी है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको दिखाएंगे जो हमें पेपर में जरूर करके जाना है। अब देखो एनसीईआरटी ये बुक है हमारे पास। सबसे पहले हम जब चैप्टर ओपन करते हैं तो ये हमारा इंडेक्स देखते हैं, तो मेटल एंड नॉन मेटल 37 पेज पे है। तो इसमें से हमें एक एक लाइन अच्छे से पता होना चाहिए। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी सारी पता होना चाहिए कि मेटल जो होता है शाइनिंग सरफेस होता है, मेटल लस्टरस होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेटल जनरली जो है वो हार्ड होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़ के जानी है। कुछ मेटल्स मेलिएबल भी होता है, मेटल्स को हम थीन वायर में कन्वर्ट करते हैं, उसको डक्टिलिटी बोलते हैं। छोटे छोटे डिफिनीशंस हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछता है, और खास करके एक्टिविटी वाले क्वेश्चन जरूर करके जानी है। ये एक्टिविटी के डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं केस स्टडी में, तो ये सारी एक्टिविटी आपको बताना होना आना चाहिए। फिर उसी तरह से नॉन मेटल, जैसे हमने मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उसी तरह से नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जस्ट इसका अपोजिट होता है मेटल नॉन मेटल का। ये भी डायग्राम आपको पेपर में पूछता है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे ये एक्सेप्शंस केस हैं। जितने भी मेटल्स हैं वो हमने देखा था कि वो क्या होते थे, यहाँ पे हार्ड देखा था। हार्ड मतलब क्या है, सॉलिड। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि कुछ एक्सेप्शंस केस भी हैं। सारे के सारे मेटल सॉलिड तो होते हैं लेकिन मरकरी को छोड़ के, ठीक है। उसी तरह से हमने यहाँ पे देखनी है, यहाँ पे दो वर्ड्स जो हैं ये हमें याद रखनी है, गैलियम एंड सीजियम। इनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है जबकि मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आयोडीन नॉन मेटल है लेकिन ये लस्ट्रस होता है, जबकि हमने क्या पढ़ा है कि नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस नहीं होता है। तो कुछ एक्सेप्शंस केस हैं, ये आपको जरूर देखना है। कौन से ऐसे अल्कली मेटल्स हैं जो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, तो सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इसको आप नाइफ से भी कट कर सकते हो। तो यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पेपर में पूछता है, तो ये आपको एक्सेप्शंस वाली केस जरूर करके जानी है। केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाओ तो केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस भी पूछता है पेपर में। मैंने अपने स्टूडेंट को ऑफलाइन के क्लास में मैंने करवाए हुए हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज के डिफरेंस मेटल और नॉन मेटल में। तो ये सारे रिएक्शंस आपको एक बार गो थ्रू हो जाने हैं। एनिटवाइजिंग ये डिफिनीशंस करके जाना, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर ये डायग्राम ये फिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपको प्रॉपर आना चाहिए। फिर ये सारे रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। फिर उसी तरह से यहाँ पे आप आओगे तो ये भी डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज के मैंने शॉर्टकट में याद रखने का तरीका बताया हुआ था, टिप दिया हुआ था, तो ये आपको पता होना चाहिए। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम और सोडियम होता है, लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सिल्वर और गोल्ड होता है। तो इसी तरह से रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज होती रहती है, तो ये भी आपको याद रख लेनी है। नॉन मेटल और मेटल का रिएक्शंस आपको याद रखनी है कि कैसे फॉर्मेशंस होता है नॉन मेटल का। जैसे सपोज करो सोडियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे पहले। एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आउटर मोस्ट सेल में 1 बच रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो ये आउटर मोस्ट सेल अब इसका कंप्लीट हो चुका है। तो जितना इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। क्लोरीन 287 है, इसको 1 चाहिए अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए, तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जा रहा है। तो उस तरह से हमें डॉट फॉर्मेशन का ट्रांसफर दिखता है। यहाँ से क्वेश्चन भी 100% पेपर में आते हैं, तो ये टॉपिक भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। कई बार ये टेबल से हमें पता होना चाहिए कि नोबल गैस किसे कहते हैं। कई बार क्या होता है कि पेपर में क्वेश्चंस पे ऑप्शन में नाइट्रोजन दे देगा, सोडियम दे देगा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और आपसे पूछेगा कि कौन सा मेटल है और कौन सा नॉन मेटल है। तो एक बार आप इनको भी गो थ्रू हो जाना। जैसे हमने सोडियम क्लोराइड का देखा था उसी तरह से मैग्नीशियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन है। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज ये सारी अच्छे से कर लेना। फिजिकल नेचर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है, तो सारे ऑक्यूरेंस ऑफ मेटल्स,
इसमें 3 डिफिनीसन बहुत ज़्यादा पेपर में पूछता है। मिनरल्स क्या होते हैं, गैंग्यू क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं, तो ये सारे अच्छे से आपको लर्न करके जाननी है। यहाँ तक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने जरूर देख लेनी है। हाँ, एक और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इसी में आपको थर्मिट रिएक्शन भी दिख जाएगा। थर्मिट रिएक्शन भी आपको अच्छे से करके जानी है। एनाइड मड यहाँ पे इकट्ठा होता है, तो ये सारे पार्ट्स आपको यहाँ से देख के जाना है। कोरोजन, ये एक्टिविटी भी आपको एक केस बेस में आता है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। ये कलर्स के सारे ब्लैक, एक्सपोज, ग्रीन, ये सारे आपको अच्छे से करके जाने हैं। यहाँ से बिल्कुल एनसीईआरटी करके जाओ, 100% आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छा करके आओगे। प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये आपको डिफिनीसन पता होना चाहिए। प्योर गोल्ड में कितने कैरेट गोल्ड होते हैं, 24 कैरेट। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर 22 कैरेट गोल्ड यूज होता है। फिर यहाँ पे कम्बिनेशंस को हम क्या क्या बोलते हैं, जैसे ब्रास है तो ये एलवाई है कॉपर और जिंक का, तो ये पूछ लेता है। ब्रॉन्ज जो है वो एलवाई है कॉपर और टिन का, ठीक है। उसी तरह से लीड और टीन का जो है वो एलवाई, उसको सोल्डर बोलते हैं। तो ये सारे आपको अच्छे से करके जानी है। अब इसमें ये चैप्टर हो गया आज हमारा मेटल और एक नॉन मेटल था। उसके बाद अगला चैप्टर जो हमें करके जानी है वो ह्यूमन आई है। ह्यूमन आई पे हम आते हैं। देखो अब यहाँ से आपको क्या क्या करके जाना है ह्यूमन आई में, ये सारे गो थ्रू हो जानी है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पढ़नी जानी है। जैसे ह्यूमन आई एक कैमरा की तरह है। ये ह्यूमन आई बॉल जो होती है उसकी डायामीटर दिया हुआ है, ये पॉइंट आपको अच्छे से लर्न कर लेनी। डायग्राम की लेबलिंग ये पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ लेना है। रेटिना, आइरिस, प्यूपिल, इन सब के फंक्शंस आपको याद रखने हैं। पावर ऑफ एकोमोडेशन में आपको मिनिमम डिस्टेंस कितनी चाहिए होती है कोई भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिखने के लिए, वो याद रखनी है। फार पॉइंट कितना होता है, तो फार्टेस्ट पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट का वो फार पॉइंट बोलते हैं, वो इन्फिनिटी होती है किसी भी नॉर्मल आई की, तो वो डिफिनीशंस आपको यहाँ से प्रॉपर पता होनी चाहिए। अब आप आते हो इसमें, डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं। मायोपिया, नियर साइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसोबायोपिया। मायोपिया हम उसे कहते हैं जिस पर्सन को ऑब्जेक्ट पास की क्लियरली दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती, इसीलिए हम नियर साइटेडनेस बोल रहे हैं। अब इस डिफेक्ट के रीजंस क्या हैं, किसकी वजह से ये डिफेक्ट होती है, तो ये 2 डिफेक्ट पॉइंट दिया हुआ है जो हमें अच्छे से याद रखनी है। एक्सेस कर्वेचर होता है आई लेंस का, आई बॉल का इलोंगेशंस होती है जिसकी वजह से हम नहीं देख पाते क्लियरली। तो इसको हम कैसे यूज कर सही कर सकते हैं, करेक्ट, तो कॉनकेव लेंस के द्वारा। ये करेक्शंस हैं जो हमें आपको दिखाना है। यहाँ पे देखो फार पॉइंट था मायोपिक आई का, जिसकी वजह से वो क्लियरली नहीं देख पा रहा था, करेक्ट कर दिया, लेंस लगा लिया, तो अब वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली दिख रहा है। तो इस तरह से आपको 3 स्टेप में ये डायग्राम पता होना चाहिए। इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन 100% आते हैं। उसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें क्लियरली दिखेगी लेकिन पास की चीज़ें क्लियरली नहीं दिखेगी। इसके डिफेक्ट के रीजन क्या क्या हैं, तो यहाँ से ये आप याद रखनी है। फोकल लेंथ आई लेंस की काफ़ी बड़ी होती है और आई बॉल भी काफ़ी छोटा होता है। इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस का। तो यहाँ पे देखो कन्वेक्स लेंस है और यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा लेंस था, कॉनकेव लेंस था। तो इस तरह से आपको ये डिफेक्ट्स को करेक्ट कैसे करते हैं एनसीईआरटी से। प्रेसोबायोपिया ओल्ड एज पर्सनस में होता है, इसमें बाई फोकल लेंस लगाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस दोनों का यूज होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें इससे पढ़ के जानी है। रिफ्रैक्शन से आपको लेबलिंग पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये लेबलिंग आपको और ये सारे पॉइंट इसके लेवल में आ जाता है। प्रिज्म हम सबको पता है कि एक वाइट लाइट जा रही है यहाँ से और 7 डिफरेंट कलर्स निकल रहा है, वायलेट से शुरू होता है और ये विबग्योर का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ से ये टॉपिक कर लेनी है। यहाँ से छोटे छोटे डिफिनीशंस बनते हैं जैसे डिस्पर्सन्स, स्पेक्ट्रम, ये जरूर करके जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइजैक न्यूटन के द्वारा, जिसने फर्स्ट पर्सन था जिसने ग्लास प्रिज्म को यूज करके सनलाइट के स्पेक्ट्रम को देखा था, और उसने पहले एक वाइट लाइट दिया तो 7 डिफरेंट कलर्स निकले। फिर उसने इन्वर्टेड प्रिज्म को रखा और वो 7 कलर्स में से फिर से वो बाहर स्क्रीन पे जो निकला वो वाइट लाइट ही निकला। तो ये इसने फॉर्मेशंस दिए हुए थे। फिर हमारा अगला आता है रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है, जैसे हम प्रिज्म में देख रहे थे वाइट लाइट का, उसी तरह से रेनबो फॉर्मेशन एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो टाइनी ड्रॉपलेट्स वाटर पे फॉर्मेशन होता है। सनलाइट निकलती है, रेन ड्रॉप पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट, फिर उसके बाद वो अंदर में स्ट्राइक करता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, फिर वो बाहर निकलता है। इस तरह से रेनबो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डायग्राम के साथ आपने प्रॉपर डिफिनीशंस लिखनी है, यहीं से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स होता है, एडवांस सनराइज और सनसेट होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर से करके जाना है। एडवांस सनराइज एंड सनसेट किसकी वजह से हो रही है, ये डायग्राम।
तो इस चैप्टर से ये आपकी इंपॉर्टेंट है। तीसरा चैप्टर जो हमने आज करनी है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में सबसे पहला पार्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट है नर्वस सिस्टम। बहुत अच्छे से इसको रीड कर लेना। यहाँ से अब पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आता है वो आप देख लो। सबसे पहले तो ये डायग्राम अच्छे से आपको माइंड में होना चाहिए। जितने भी इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट से डिटेक्ट होते हैं वो नर्व सेल के थ्रू डिटेक्ट होते हैं। ये सारी पॉइंट्स हमें याद रखनी है। और इसके अंदर रिसेप्टर्स होता है जो हमारे सेंस ऑर्गन के अंदर लोकेटेड होता है, जैसे इनर ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया एंड सो ऑन। तो इसमें गुस्टैटरी रिसेप्टर से जो हमें माउथ में टेस्ट डिटेक्ट होती है वो कौन सा रिसेप्टर रिसीव करता है, गुस्टैटरी रिसेप्टर। और जो स्मेल डिटेक्ट करती है वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। तो यहाँ से पेपर में कई बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। डेंड्राइट का फंक्शन, एक्सॉन का फंक्शन, नर्व एंडिंग, सिनेप्स, ये सारे इसमें दिए हुए हैं। तो ये पूरे इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से याद रख लेनी है। अब ये वाली चीज़ें में आपको ये डायग्राम तो आपको पता ही होना चाहिए सारी। अब इसमें रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन, ये सारे फॉर्मेशंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ह्यूमन ब्रेन में आपको 3 पार्ट्स होता है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन सेरिबेलम और सेरिबेलम, इसके बीच का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें आपको। फोर ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट होती है ब्रेन का। इट हैज़ रीजन विच हैव रिसीव सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स। सेपरेट एरियाज ऑफ द फोर ब्रेन आर स्पेशलाइज फॉर हियरिंग, स्मेल, साइट एंड सो ऑन। ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियरली दिया हुआ है। इसका भी डायग्राम आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। डायग्राम बेस पे आप एनसीईआरटी से पढ़ के जाओगे तो ज़रूर अच्छा करोगे। तो ये सारी चीज़ें, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन का क्या काम है, ऑल दी इन्वॉल्यूटरी एक्शन कंट्रोल बाय ब्लड प्रेशर, सेलिवेशन, वॉमिटिंग आर कंट्रोल बाय मेडुला, जो कहाँ प्रेजेंट है, हिंड ब्रेन में। तो ये मेडुला का फंक्शंस भी आपसे पूछ लेते हैं। फिर कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, प्लांट की ग्रोथ कैसे कैसे होती है, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो प्लांट को रिस्पॉन्सिबल करता है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की पॉइंट हैं, ये आपको पढ़ के जानी है। जियोट्रॉपिज्म, जैसे लाइट की डायरेक्शन जिसकी वजह से जाता है तो नेगेटिव जियोट्रॉपिक, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। ये डिफिनीशन जरूर आप करके जाना। जैसे गोइंग प्लांट लाइट को डिटेक्ट करता है तो उस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिन। सिंथेसाइज एट द शूट टिप, कहाँ पे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स टू सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, और उसकी वजह से सेल्स प्लांट के ग्रो होते हैं। एक और एग्जांपल है प्लांट हार्मोन का, वो गिबरलिन है, विच लाइक ऑक्सिन हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम, स्टेम के ग्रोथ को ये हेल्प करता है। साइटोकिन एक और है, प्रमोट सेल डिवीजन, ये सेल को डिवाइड करता है। तो इस तरह से हमें सारे चीज़ें जो इसमें अंदर में दिया हुआ है। एब्सेसिक एसिड क्या है, ग्रोथ को प्रमोट करता है, स्टॉप ग्रोथिंग कर देता है। तो एक एग्जांपल है जो इनहिबिट ग्रोथ, आपसे पूछेगा कि कौन ग्रोथ को रोकता है तो आप वहाँ पे क्या लिख के आओगे, एब्सेसिक एसिड। तो इस तरह से प्लांट हार्मोन्स के हार्मोन्स एनिमल में कैसे है, एड्रेनालाइन, एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनालाइन क्या करता है, ब्लड और बॉडी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें प्रॉपर लर्न करके जानी है। ये डायग्राम हमें अच्छे से याद रखनी है, कौन कौन से ग्लैंड कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, मेल के अंदर, फीमेल के अंदर। अब जैसे ये हैं, ये तो बॉक्स 100% करके जाना। यहाँ से आपको क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिखेगा। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, कौन से ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से होता है। ये और गॉर्गन्स के अंदर सारे ग्रोथ को फंक्शन प्रोवाइड करता है। थायरॉयड ग्लैंड है, ये कौन सी हार्मोन्स है, थायरोक्सिन, ये मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद इंसुलिन है, इंसुलिन क्या करता है, पेनक्रियाज ग्लैंड को क्रिएट करता है और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। फिर टेस्टोस्टेरोन, टेस्टीज ग्लैंड के अंदर, और ये डेवलपमेंट करती है मेल सेक्स ऑर्गन को। फिर उसके बाद एस्ट्रोजन है जो ओवेरीज के अंदर डेवलप होती है और फीमेल सेक्स ऑर्गन को डेवलप करता है। फिर एड्रेनलाइन, एड्रेनिन ग्लैंड इंक्रीज करता है हार्ट रेट को, बीपी को, पिपिल साइज को, और रिलीजिंग हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन्स। ये सारे बॉक्सेस आपको यहाँ से करके जानी है। तो बस ये थे हमारे आज के, जो हमें यहाँ से एनसीईआरटी से जरूर करके जाना है। अब हम आते हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए हमें क्या देखनी है, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे जब हम आ रहे हैं तो यहाँ पे यदि हम चैप्टर में जाते हैं सबसे पहले, तो आज हमारा कंट्रोल पहले मेटल एंड नॉन मेटल है। तो आपको देखो जो हमने पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं तो आपको संतुष्टि मिल जाएगी। सबसे पहले देखो, ये एनसीईआरटी में मैंने आपको बताया था कि ये डायग्राम करके जाना है, पेपर में आया हुआ है। ये डायग्राम करके जाना है, पेपर में आया हुआ है। लॉन्ग क्वेश्चंस, रोस्टिंग, रिडक्शन, ये भी पेपर में आया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच का डिफरेंस, ये सारे क्वेश्चंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, कम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस में देखो ये भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें एक्स्ट्रा में दिखेगी, ये देखो। तो ये सारी
हमें करके ही जानी है इन चैप्टरों से जो पेपर में हमें दिखता है। फिर हम आते हैं अगले पे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, जो उससे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, अभी आपको बोला था कि ह्यूमन लेवल डायग्राम, नर्व सिस्टम का डायग्राम जोड़ करके जाना, कहाँ से इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होता है, तो सीधे सीधे आंसर्स हमें यहाँ पे लिखे हुए हैं। फिर उसके बाद हमें दिया हुआ है थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करता है, सारा कुछ एक्सॉन हो गया। वेयर द इलेक्ट्रिक इम्पल्स मस्ट बी कन्वर्टेड, कहाँ पे कन्वर्ट होता है, तो ये पॉइंट्स हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमें पेपर में इस तरह से पूछते हैं। फिर जैसे हमने पार्ट्स पढ़ा था, सेरिब्रम और सेरिबेलम का डिफरेंस, रिफ्लेक्स एक्शन में क्या क्या करता है, वॉकिंग में कैसे हेल्प करता है, राइट द नेम एंड लोकेशन ऑफ हार्मोन विच हेल्प अ पर्सन टू रिजॉल्व व्हेन चेस्ड बाय अ डॉग, डॉग को पकड़ रहे हैं या डॉग दौड़ा रहा है तो कौन से हार्मोन से, एड्रेनालाइन। तो ये सारी चीज़ें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें आपको दिखेगा। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी से सारे फंक्शंस आपको हार्मोन्स पढ़ के जानी है। जहाँ से आपको बड़े क्वेश्चंस दिखाते हैं, बड़े क्वेश्चन जरूर आप कर लोगे तो छोटे क्वेश्चंस आप आराम से कर लोगे। सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, तो ये सारे पार्ट्स मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में भी करवाई हुई है। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ आपको करके जानी है। फिर आता है हमारा आज का लास्ट तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमने ह्यूमन आई किया है। तो ह्यूमन आई से किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो भी आप देख लो, ताकि आपको लगे कि हाँ कि मैं आपको गलत नहीं गाइड कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे कह रहा है कि डायग्राम को स्टडी करो और बताओ कौन सा डिफेक्ट है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि यहाँ पे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस कौन से डिफेक्ट में आता था, हाइपरमेट्रोपिया, इसका आंसर हो गया। 2 कॉजेज, तो 2 कॉजेज आपको बताया एनसीईआरटी के बुक में, फोकल लेंथ काफ़ी बड़ा होता है, आई बॉल काफ़ी छोटा होता है। तो सिंपल सिंपल चीज़ें आपको पेपर में दिख जाएंगी। उसी तरह से एक बार मायोपिया के भी पूछा हुआ है, तो डिफेक्ट से आपको क्वेश्चन 100% दिखेगा। अभी मैंने पीछे आपको बताया था, तो देखो डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ है कि वाइट लाइट से फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का किस तरह से, व्हाट इज अ रेनबो, तो रेनबो का फॉर्मेशंस दे दिया, पूछा है, आपको डायग्राम अच्छे से बना देनी है। क्या है क्वेश्चन, आप एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये देखो जो लास्ट में मैंने आपको एनसीईआरटी का बोला करके जाने को। फिर यहाँ पे देखिए आइजैक न्यूटन वाला, जो अभी आपको बोला था कि जोड़ करके जाना, तो यहीं से सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से सीरियस होकर पढ़ लेना है। अब बचे हुए दिनों में बेस्ट कर लो, कुछ बात नहीं, 10 तक ही हमें पढ़नी है, उसके बाद हम आराम से रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में फिर से। फिर कल का मैं आपको गाइडलाइन बताऊंगा कि कल आपको क्या क्या करना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।